इस खास विश्लेषण में स्वागत है। सोचने वाली बात है कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता ना, तो आबादी के मामले में ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। आज हम भारत के इस सबसे बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक दर्पण के गहरे और अत्यंत प्राचीन इतिहास को समझने वाले हैं। इस भूमि ने सभ्यताओं को फलते फूलते देखा है, बड़े साम्राज्यों का उदर और पतन देखा है। चलिए गहराई में उतरते हैं और इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल का वो आर्यावर्त आज के आधुनिक भारत का धड़कता हुआ दिल आखिर बना कैसे। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन वैदिक नदियों के किनारों से लेकर आज की जीवंत संस्कृति तक की यात्रा को खंगालना होगा। सच कहें तो ये केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे पूरे देश की आत्मा ने आकार लिया है। इस ऐतिहासिक सफर को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। प्राचीन जड़े और वैदिक काल, फिर महाजनपद से गुप्त काल, उसके बाद मध्यकालीन साम्राज्य और नवाबों का दौर, फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और अंत में आज का आधुनिक राज्य और उसकी संस्कृति। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला अध्याय है प्राचीन जड़े और वैदिक काल। अगर हम वेदों और पुराणों को खंगालें तो पता चलता है कि शुरुआती सभ्यताएं आखिर गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियों के किनारे ही क्यों पनपी। दरअसल इन नदियों ने सिर्फ जीवन नहीं दिया, बल्कि खेती के लिए इतनी उपजाऊ जमीन दी जिसने पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता को पाल पोस कर बड़ा किया, और इसी ने आगे चलकर शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव रखी। और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। मतलब दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक काशी यहीं मौजूद है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा सब यहीं हैं। और प्राचीन इलाहाबाद, जिसे हम अब प्रयागराज कहते हैं, वो तो सदियों से ज्ञान और पवित्र नदियों के संगम का केंद्र रहा है। ये प्राचीन नगर आज भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, महाजनपद से लेकर गुप्त काल तक का सफर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते ये पूरा क्षेत्र कई शक्तिशाली राज्यों में बट गया था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। कौशल, काशी, वत्स और पंचाल जैसे बड़े सत्ता केंद्र उभरे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि वैचारिक क्रांति का भी दौर था। यहीं के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वक्त के पहिए के साथ सत्ता बदली और उसका सांस्कृतिक असर भी साफ दिखा। ये बहुत ही दिलचस्प बदलाव था। एक तरफ मौर्यकाल था, जहां बौद्ध धर्म का पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलाव हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब इसके बाद गुप्तकाल आया, तो समाज का पूरा फोकस कला, विज्ञान और संस्कृत भाषा के विकास की ओर शिफ्ट हो गया। और इसी कमाल के विकास, असीम शांति और समृद्धि की वजह से ऐतिहासिक रूप से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। पर इस स्वर्ण युग की खासियतें आखिर थीं क्या? दरअसल इसी समय उन बौद्धिक और सांस्कृतिक नींवों को रखा गया जिसका असर आने वाली कई सदियों तक रहा। बेहतरीन कलाकृतियां रची गईं। विज्ञान और गणित में ऐसी अभूतपूर्व प्रगति हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। और संस्कृत भाषा तो इस दौरान अपने बिल्कुल चरम पर थी, जो ज्ञान के प्रसार का सबसे मुख्य माध्यम बन गई। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, मध्यकालीन साम्राज्य और नवाबों का दौर। 13वीं सदी तक आते आते वास्तुकला में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत और बाद में खासकर मुगल साम्राज्य के दौरान इस क्षेत्र ने स्मारकीय वास्तुकला में एक अविश्वसनीय पुनर्जागरण देखा। शासकों ने विशाल राजधानियां बसाईं और शानदार किले, मस्जिदें और बेजोड़ मकबरे बनाए, जिन्होंने इस जगह को एक बिल्कुल नया शाही रूप दे दिया। लेकिन जैसे जैसे 18वीं सदी आई और मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा से खिसककर अवध की तरफ जाने लगा, यानी आज का लखनऊ। अवध के नवाबों ने अपनी राजधानी को एक बहुत ही परिष्कृत और शाही संस्कृति के स्वतंत्र केंद्र में बदल दिया। नवाबों का ये दौर कला और विलासिता के लिए आज भी मशहूर है। उन्होंने ललित कलाओं, शास्त्रीय संगीत की महफिलों और पारंपरिक नृत्यों को जो संरक्षण दिया, वो सच में बेमिसाल है। इस नवाबी दौर ने सौंदर्य और पाक कला की उन परंपराओं को गहराई से आकार दिया, जिनकी महक आज भी इस क्षेत्र के कोने कोने में रची बसी है। हमारा चौथा पड़ाव इतिहास का एक बहुत ही क्रांतिकारी मोड़ है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम।
कला और संस्कृति के इस लंबे दौर का सामना अंततः ब्रिटिश राज की क्रूरता से हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य की भूमिका सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मेरठ, कानपुर, झांसी और लखनऊ ये महज शहर नहीं रह गए थे, ये क्रांति की भट्ठी बन गए थे। यहीं से विद्रोह की ज्वाला भड़की और उन महान वीर नायकों का उदय हुआ जिनकी बहादुरी के किस्से हम आज भी सुनते हैं। 1857 की उन ऐतिहासिक लड़ाइयों से लेकर आधुनिकता तक का सफर एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने इस इलाके को यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम दिया था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को इसने अपना औपनिवेशिक नाम त्याग दिया और इसे आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश का नाम मिला। ये एक नई पहचान और नए युग की शुरुआत थी। और इसी शानदार ऐतिहासिक सफर के साथ हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, आधुनिक राज्य और उसकी संस्कृति। आज के समय में ये राज्य जो प्रभाव रखता है वो सच में अकल्पनीय है। अपनी भारी आबादी और सबसे अधिक संसदीय सीटों के कारण ये भारतीय राजनीति का ध्रुव है। खेती के मामले में ये अग्रणी उत्पादक है, धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है और हिंदी भाषा तथा संस्कृति का सच्चा हृदय बना हुआ है। इतिहास की ये विविधता यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल साफ झलकती है। यहाँ की भाषाई बुनावट देखिए, हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी मीठी भाषाएं एक साथ बोली और समझी जाती हैं। और जब त्योहारों की बात आती है तो चाहे वो जगमगाती दिवाली हो, रंगों से भरी होली हो या फिर गले मिलने वाली ईद, यहाँ का जश्न बहुत ही विशाल और उत्साह से भरा होता है। और हाँ, अगर संस्कृति की बात हो और खाने का जिक्र ना हो तो ये चर्चा तो बिल्कुल अधूरी ही रह जाएगी। नवाबों के ऐतिहासिक प्रभाव ने एक ऐसी भोजन संस्कृति को जन्म दिया है जो लाजवाब है। वो मुंह में घुल जाने वाले टुंडे कबाब, मथुरा के पेड़े की मिठास, करारी कचौड़ी और मशहूर बनारसी पान, ये सब सिर्फ व्यंजन नहीं है, ये इस राज्य की पहचान का अत्यंत स्वादिष्ट और ऐतिहासिक हिस्सा है। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? इस राज्य का इतिहास वास्तव में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और राजनीति का एक सच्चा दर्पण है। प्राचीन वैदिक नदियों के किनारों से लेकर आज की एक विशाल राजनीतिक शक्ति बनने तक जो भूमि सदियों से भारत की दिशा तय करती आई है, क्या वो आने वाले कल के भारत का भी ऐसे ही नेतृत्व करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।